बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव है डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ, मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है। तो दूसरी जानिब जमात इस्लामी के मरकजी अमीर सिराजुल हक साहब कहते हैं कि 19 दिन हो गए हैं, गजा पर बमों की बारिश हो रही है। गजा जंग को बंद ना किया गया तो तीसरी आलमी जंग का खतरा है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कल जो है नवाज शरीफ साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे, उनकी पेशी है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? कल देखना है कि ये नैब की तरफ से क्या मौक़िफ़ आता है सामने, क्योंकि इससे पहले जो पेशी थी उसमें अदालत ने नैब ने कहा था कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, मतलब हम गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे। तो अब अदालत ने कहा था कि अच्छा, बल्कि थोड़ा सा हैरत का इज़हार किया था। उन्होंने कहा था ये वही पुरानी वाली नैब ही है। उन्होंने कहा जी नैब ही वही है। उन्होंने कहा था अच्छा, तो फिर ऐसा है कि ये उसको हम 26 तारीख को अपीलें वापस लेने के हवाले से, और ये सारा तो वो मियाँ साहब कल आएंगे और अदालत में जो यहाँ जो देखें इसको मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जो बहरहाल जहन में पैदा होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे जो यहाँ पर जो इक़्तिदार के ईवान है उसमें तकरीबन ये बात कही जा रही है, जिससे भी बात करो तो वही बात बिल्कुल इस पर ये तय है कि नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म है और 2/3 मेजॉरिटी से। अच्छा, इसमें और ये भी बल्कि बात जो है वो अब हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स शायद ना हो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध जो है वो ये मामला तय हो रहा है कि सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही के पास ही रखा जाए, और हाँ, और हुकूमत में उनके पास सीटें जो हैं वो भी मुनासिब सीटें और सिंध हुकूमत उनके पास रहे। ये इक़्तिदार के ईवानों में बात चल रही है। और तीसरी बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ को भी हिस्सा लेने दिया जाए बल्ले के निशान पे, और उनको तीसरे या चौथे या पाँचवें नंबर पे कहीं वो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आएँ, और जो उम्मीदवार होंगे भी तो वो असल में जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनके उम्मीदवार नहीं होंगे। मतलब वो जो हैं वो उम्मीदवार, मतलब बस निशान उनके पास होगा, वो आ जाएंगे, और वो हो सकता है कि एंडोर्समेंट भी ले लें उनसे, जेल से ख़बर भी आ जाए कि ये उनके कैंडिडेट्स हैं, लेकिन होंगे नहीं, असल में वो नहीं होंगे। सही। और 2/3 मेजॉरिटी नवाज शरीफ। अच्छा, अब इसमें जो ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो इक़्तिदार के ईवानों में हो रही है, ठीक है। मैं अभी इस पर मुकम्मल तौर पे मैं इस पर कायल नहीं हुआ। मैंने जब ये बात की आज मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से, तो जवाब से मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये जो बात थी कि ये, मैंने कहा ये, वो कहते हैं आपने जो बात की थी ना 1-2 दिन पहले कि जी इतनी अगर बड़ी चीज़ हुई है तो भाई ये 2 नामों के ऊपर। अच्छा, मैंने कहा बात तो अच्छा, मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी, ये अगर स्ट्रेटजी है तो बड़ी, यानी ठीक स्ट्रेटजी है ना सियासी तौर पे कि उन्होंने नाम नहीं लिए, तो ये यहाँ पे इक़्तिदार के ईवानों में बात चल रही है। अच्छा, अभी होगा कैसे, क्या तरीक़ाकार क्या होगा? मैंने कहा ये नैब के अंदर तो बड़े, यानी ये बात हो रही थी कि क्योंकि ये मसला, अच्छा मैं अपनी बात पे इसलिए कायम हूँ कि मैंने उनसे ये कहा कि ये देखें, ये अभी जब आखिरी दिन थे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के, तो क्या मुल्क में रौला पड़ गया था पूरा कि ये एलीट कैप्चर और ये अखराजात कम होने चाहिए। और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब छोड़ दें, आप इतने अरसे से, इतने सालों से आप नहीं देख रहे क्या होता है यहाँ पे, आप खुद ही तो कहते हैं जंग, मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन वो भी आएंगे जब, तो वो फिर IMF वाले पूछेंगे नहीं कोई एहतसाब नहीं बस, और ये इलेक्शन जल्दी, ये जनवरी के आखिर में या फरवरी में करा के, और बस अल्लाह खैर सला। एहतसाब तो बस जो जिस मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा है उसी के लिए इस्तेमाल होगा नैब दोबारा। मुझे कुछ थोड़ा सा इस पे, मैं अभी तो मुतमईन नहीं हूँ इस बात पे, तो इसलिए मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार ये, लेकिन फिर वो एलीट कैप्चर, ये आप ही की तरफ से तो इतना शोर, वो उन्होंने पैसे रोक लिए थे इधर, कभी PIA का फ्यूल नहीं अदा हो रहा, कभी ये कभी, फिर ये अगर जंग छिड़ जाती है, ये जंग अगर खुदा न खास्ता बढ़ जाती है मशरिक़ वस्ता की, जो कि बढ़ रही है, बढ़ती नज़र आ रही है। आज अभी किसी वक्त भी अंधेरा आज छा जाएगा। आज फ्यूल बंद हो रहा है, ईंधन बंद हो रहा है पूरे गज़ा में, हस्पतालों समेत, और वहाँ पे वेंटिलेटर्स और हॉस्पिटल के अंदर जो ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह, वो अगले चंद घंटों के अंदर, आज की जो रात है वो, उसमें मुकम्मल तौर पे ईंधन बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।
तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा ये जो सूरत डेवलप हो रही है इसमें तो ऑयल की प्राइसेस शूट करेंगी, और वो जो बात चल रही थी कि आवाम को रिलीफ, और सब छोड़ दें बस, आगे की बात करें, बस ये बताएं कि मियाँ साहब वापस आ गए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो आएंगे, वो आ चुके हैं, वो अपनी काबीना वगैरह भी फाइनल कर रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि 2/3 लें, और लेकिन 2/3 लें, लेकिन वो फिर पीपल्स पार्टी भी ज़्यादा शायद, ये मुस्लिम लीग नून के ज़रा उनके जो रहनुमा वही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी ज़्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे, वो पीपल्स पार्टी वाले भी, कि उनको भी हम ये कह रहे हैं कि तुम सिंध ले लो। तो मैंने कहा ये इस तरह होता है? कहते हैं हाँ, इस और क्या हो रहा है? हमें कहा सिंध आप रख लो, ठीक है, सिंध में हमें कोई ख़ास इशू नहीं है, सिंध में बस हमारी एक प्रेजेंस होनी चाहिए, लेकिन ये सिंध आप ले लो, और ये इधर, ये इधर, ये इधर, ख़त्म, इशू नहीं है। तो मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब कुछ थोड़ा सा इसको तो ये नहीं, सी कोरियोग्राफी तो ज़रा बेहतर हो जाती है। उन्होंने कहा नहीं, यही तो मियाँ साहब कहते हैं कि अच्छा 2 नाम नहीं करे तो क्या हो, मैं मियाँ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो देखे ना, एक पुराने मंझे हुए सियासतदान हैं, तो वो अब ये हो रहा है। लेकिन अभी कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि मैं जिन पे कायल नहीं हूँ अभी तक। मैं अभी तक इस पूरे फार्मूले में कहीं कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरा ख्याल है कि शायद मतलब इसमें कोई मतलब इतनी सहल है नहीं चीज़ें, मेरा ख्याल मतलब इस तरह हुआ नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन ये इस तरह होता है ना कि वो तुमसे ले लो, ये तो वो ये ले ले, वो उधर करे, वो पंजाब ही है, इधर वो मसला है। मैं यार ये तो बड़ी मतलब है कि एक बड़ी अजीब सी बात है, ये बात चल रही है। तो कल वो कहते हैं गालिबन नैब के लोग माफ़ी मांगेंगे आके। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं हाँ, और मैंने कहा देखते हैं सुबह क्या होता है अदालत के अंदर। मैंने कहा यार ये फिर सारा स्यापा करने की जरूरत क्या है, इलेक्शन ये वो सीधा मियाँ साहब से कहें कि मतलब वो आ गए तो आ जाएं बस, मतलब ये सारा क्या। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कि ये अभी कोई बड़ा अननेचुरल सा है, मतलब ये कोई नेचुरल वे में नहीं हो रहा, जो होता है ना नेचुरल सा है। तो इसको अगर मियाँ साहब ने आना है तो उसको एक ज़रा उसको कोई शक्ल तो दी जाए ना, एक मुनासिब सी। तो इसलिए मैं बहरहाल अभी मुकम्मल तौर पे कायल नहीं हुआ, अगले चंद दिनों में ये बात सामने आएगी कि मामला जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो एक दो बातें इसमें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मैंने आपसे कहा ना कि अंधेरा छा रहा है। अंधेरा, मैं क्यों भी बात कह रहा हूँ कि अंधेरा छा रहा है आज रात से अंधेरा इसलिए छा रहा है कि जो गज़ा में फ्यूल वगैरह सारा बंद हो गया, लेकिन एक जो एंटोनियो गुतरेस हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसमें जो आप समझ लें कि एक जो उसमें इंतज़ामी तौर पे सबसे बड़ा ओहदा है वो उसमें सेक्रेटरी जनरल का ही होता है अक़वाम मुत्तहिदा में। और अमूमन ये होता है कि ये 5 साल के लिए ये शख्सियत आती है। तो ये जो एंटोनियो गुतरेस हैं ये 2017 से हैं, हम सब जानते हैं, इनको रोज़ देखते हैं। जी सर। ये पुर्तगाल के साबिक वज़ीर आज़म है, पुर्तगाल के साबिक वज़ीर आज़म है। और ये अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात तय है कि जो सेक्रेटरी जनरल होगा वो जो 5 मुल्क हैं मुस्तकिल सिक्योरिटी काउंसिल के, उनमें से नहीं होगा, सही, उनसे बाहर से कोई सेक्रेटरी जनरल हुआ करेगा। तो ये जो है इन्होंने और अमूमन ये होता रहा है कि ये 2 दफ़ा 2 टर्म्स के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अपनी जगह पे रहे हैं अमूमन। एक वो कर्ट पॉडहाइम का मसला हो गया था दरमियान में, उनके लिए इशू हो गया था एक दफ़ा, और एक दफ़ा इशू हो गया था जो दूसरी दफ़ा नहीं, यानी अपनी जिन्होंने मुद्दत पूरी की, एक दफ़ा वो बहुत कामयाब हुए और दूसरी दफ़ा भी वो कामयाब होने जा रहे थे, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे वो थे। पुज़रत गाली, वो 96 के अंदर, उनका तारुक इजिप्ट से था, वो कॉप्टिक क्रिश्चियन थे। उस वक्त ये हो गया था कि ये फटा, एक तो रवांडा का कत्लेआम वो नहीं रुकवा पाए थे, दूसरा ये हो गया था कि वो ये जो मोगादिशो का नहीं मसला हुआ था, जो जिन लोगों ने वो देखी हुई है ब्लैक हॉक डाउन, वो जो फिल्म भी देखी हुई है मोगादिशो के अंदर, तो वहाँ पर जो 93 के अंदर ये जो लड़ाई हुई थी,
जिसमें अमेरिकन ट्रूप्स एक तरफ और बिल्कुल जो मलेशियास थी वो दूसरी तरफ। तो जनरल अदीद की तो वो जो है वो उसमें पाकिस्तान ने बचाया था। पाकिस्तान की जो ट्रूप्स थी वहाँ पे, अमन फ़ौज थी, उसकी वजह से कैजुअलिटीज़ कम हुई थी। 18 मेरे ख्याल से अमेरिकन कैजुअलिटीज़ हुई थी, लेकिन ज़्यादा हो जाती। 2-3 हेलीकॉप्टर गिर गए थे। वो उसके मूवी बनी हुई है बहुत, एक ब्लैक हॉक डाउन। तो ये अब एक जो है ये एक ऐसी पोस्ट है जो कि बड़ी अहम दुनिया में समझी जाती है। और इन्होंने ये कल अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जो है वो, उसमें इन्होंने बात ये की, इन्होंने कहा कि जी ये हम ये कह रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ और मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ और ख्वाहिश रखता हूँ और ये पूरी दुनिया भी चाह रही है कि भाई ये जो भी कुछ हुआ है, इन्होंने हमास की तारीफ़ नहीं की। उन्होंने कहा कि हमास ने जो भी कुछ किया है वो एक खला में नहीं किया, और ये 56 सालों से लोगों को, क्योंकि ये कई दिन से ये और इनकी टीम अक़वाम मुत्तहिदा, यूनिसेफ और ये हमारी जैसे हिलाल अहमर है ना मुसलमानों की, इस तरह से इनकी जो रेड क्रॉस है या बाकी जो तंजीमें हैं जो कि नॉन मुस्लिम हैं, हिलाल अहमर बमुकाबला रेड क्रॉस, यानी इस तरह से मुसलमानों ने फिर हिलाल अहमर बना ली थी रेड क्रॉस के मुकाबले पे चैरिटी के लिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ चैरिटी और ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हिलाल अहमर हो या रेड क्रॉस हो या ये इनके अदारे हों अक़वाम मुत्तहिदा के, ये इतना, इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम आप छोड़ दें, आपको बल्कि अक्सरियत ऐसा कई दफ़ा लगेगा कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो ज़्यादा फ़ाल हैं। आप क्रिसमस पे जाएं वहाँ पे तो आप चीज़ें सस्ती होती हैं, और यहाँ रमज़ान में देखें क्या हाल होता है मुसलमान मुल्कों में। बात यह है कि ये बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं ना, नॉन मुस्लिम्स भी, तो अब ये जो हैं इन्होंने ये कई दिनों से देख रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। ये रोज़ खड़े होते हैं, जनाब वो रफ़ा बॉर्डर नहीं खुल रहा, इमदाद आ रही है, प्रेशर दुनिया भर का इनके ऊपर है, जंग बंदी कराओ, ये कराओ। तो इन्होंने कहा कि ये वैक्यूम में नहीं हुआ, ये कुछ 56 सालों से या 60 सालों से जो ये गज़ा में लोग रह रहे हैं जेल के अंदर, उसके अंदर ये सारा कुछ हुआ है, क्योंकि बार बार वो जंग बंदी की जो करारदाद है उसको वीटो किया जा रहा है। तो वो जो है वो उसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब जज्बाती हुए, क्योंकि फिर वो करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में देखें ना, तमाशा बना हुआ है कि वो यहाँ पे 7,000 हो गई शहादतें, 7,000 शहादतें हो गई हैं। अस्पताल बंद होने जा रहे हैं रात को, ये अंधेरा और ये सारा, तो इसमें फिर क्या होगा, क्या सूरत हाल बनेगी। तो उसके जवाब में जनाब अब क्या हुआ, बयान तो उन्होंने दे दिया, लेकिन उसके जवाब में ये हुआ कि जो इसराइल का रिस्पॉन्स आया वो ये आया कि उन्होंने, इसराइल ने आगे से जो जवाब दिया है अक़वाम मुत्तहिदा को, वो ये दिया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइली फॉरेन मिनिस्टर टू यूनाइटेड नेशंस गितरस, इन व्हाट वर्ल्ड डू यू लिव, किस दुनिया में रहते हो। ब्लूमबर्ग, इसराइल ने डिमांड की है यूनाइटेड नेशंस के जो सरबराह हैं वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। अच्छा, और ये जो है ये साथ ही गार्डियन ने, जो असल उनके वज़ीर का बयान था, वो गार्डियन ने, जो 5वीं स्लाइड है, वो ये कि इसराइल अब अक़वाम मुत्तहिदा को सबक सिखाएगा। तो अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों को भी निकाला जा रहा है वहाँ से, अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों को, यानी जो ट्रक ला रहे थे, जो उनको भी, ये आप ज़रा देखें, इसराइल वॉज टू टीच, इसको गार्डियन को हमने दिखा दिया, गार्डियन की जी, वॉज टू टीच द यूनाइटेड नेशंस अ लेसन, एक सबक सिखाने का वक्त आ गया है। सेक्रेटरी जनरल की स्पीच एक्सलेट कर गई मामला को। वो उन्होंने उसके बाद वजाहत की है कि भाई मैं कुछ और कहना चाह रहा था, मगर वो मुकम्मल तौर पे वो वीज़े कैंसिल कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के वीज़े कैंसिल कर रहे हैं, वहाँ पे जो उनके मुस्तकिल नुमाइंदे हैं, ये जो उनके सफ़ीर हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं उनको निकाल रहे हैं, यूनिसेफ को निकाल रहे हैं, बाकी वो जो सारे लोगों को निकाल रहे हैं। और वो बल्कि यहाँ तक हो गया है कि वो जो ये जो ख़वातीन आई हैं ना 2 बाहर, इनको भी मेरा ख़्याल है कि कोई ज़ेर हिरासत वगैरह उन्होंने ले लिया इसराइल ने, जिन्होंने बाहर आके तारीफ़ की थी कि हमास ने हमें बड़ा अच्छा ट्रीट किया। तो वो उनको भी, उनके लिए भी अब वो मज़ीद मीडिया वगैरह से उनको दूर कर दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पर 2-3 वाक़यात बड़े इम्पॉर्टेंट जनाब दे रहे हैं। पहली बात तो ये कि आज किसी वक्त भी चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो फ्लाई कर रहे हैं और
कल से उनका सरकारी दौरा शुरू हो रहा है वाशिंगटन डीसी का, और वाशिंगटन डीसी में वो हैं और साथ उनके जो मेज़बान हैं यानी सेक्रेटरी ब्लिंकन। ये बड़ा हिस्टोरिकल बात है कि चाइना के वज़ीर ख़ारजा इन हालात में अमेरिका पहुंच रहे हैं, और उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो सेक्रेटरी ब्लिंकन और जैक सलिवन उनके मेज़बान हैं। 2 मुलाकातें उनकी हैं, बाकी हो सकता है वो मीडिया वगैरह से बात करें और फिर कोई बिज़नेस फोरम वगैरह से मिलें शायद, और फिर उसके बाद वो वापस आ जाएंगे चाइना। लेकिन इस दौरान जाहिर है कि अमेरिकन सॉइल पे वो बैठ के गज़ा और फ़लस्तीन की बात करेंगे। ये चाइना का जो मीडिया है या वहाँ के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि वो बात वहाँ पे करेंगे। तो एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि जिसको मैं ज़रा अहमियत काफ़ी ज़्यादा दे रहा हूँ, वो ये है कि सैयद हसन नसरुल्लाह सामने आए हैं दोबारा काफ़ी दिनों के बाद। काफ़ी दिनों की एक तो बस उनकी वो मीटिंग हुई थी, और वो जो आए हैं सामने, तो वो सामने आने के बाद उनकी एक तो हमास के जो नायब सरबरा हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, और एक उनकी, लेकिन उस मुलाकात में ना, एक तो मुलाकात ये सैयद हसन नसरुल्लाह साहब का अपनी रिहाइश गाह तो नहीं है, ऑफिस है, रिहाइश गाह तो उनकी चेंज होती रहती है, लेकिन एक ख़ास वक्त के लिए यहाँ पे आते हैं। दाहिया के इलाके में बिल्डिंग्स हैं 1-2, और 2-3 बिल्डिंग में से किसी एक बिल्डिंग में इनके इस तरह के ऑफिस बने हुए हैं, और फिर ये यहाँ वहाँ से चले जाते। तो इनकी जो रेजिडेंस है वो उसके बारे में बताया नहीं जाता, लेकिन मैंने ये ऑफिस चूँकि देखे हुए हैं इसलिए मुझे पता है कि ये उनमें से एक ही, ये दाहिया का इलाका है। ये हो सकता है कहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि दाहिया का इलाका है। और इनके सामने जो एक तो हमास के नायब सदर बैठे हैं, लेकिन वो जो बारिश शख्सियत है ना, जो थोड़ी सी दाढ़ी है ग्रे, सामने जो बैठे हैं वो जैद नखला हैं, जैद नखला। अच्छा, जैद नखला जो है ये इस्लामिक जिहाद के हैं, ये सरबराह कह लें या इनको सेक्रेटरी जनरल कह लें, जो भी। और ये जो हैं ये इस्लामिक जिहाद, हमास के नहीं, इस्लामिक जिहाद के। और इनकी आप ज़रा अगर वो पढ़ें, इनकी ज़िंदगी की दास्तान पढ़ें, तो 1971 में इनको इसराइली फ़ौज ने गिरफ़्तार करके उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी। पहले था कि सज़ाए मौत, और फिर था उम्र कैद। उम्र कैद की 12 सज़ा सुना दी। उसके बाद जब लिबनान की जंग हुई, और वो एक था जिब्रील एग्रीमेंट, उसके तहत ये रिहा हुए कैदी। जब रिहा हुए तो उसमें ये 1984-85 में ये रिहा हुए। अब आप सोचें 1971 से ये 1988 में गिरफ्तार हो गए, और फिर इनको उम्र कैद या सजाए मौत हो गई, सजा सुना दी उन्होंने। और फिर लोगों को, यानी जो कैदियों की रिहाई, उसमें फिर ये रिहा हुए। यानी आप जरा, और फिर इन्होंने रिहा होने के बाद, और ये उस वक्त रिहा हुए जब इंतिफादा शुरू हो गई। तो ये जो है इन्होंने, ये है तो इस्लामिक जिहाद के, लेकिन इन्होंने जो कसाम ब्रिगेड है हमास की, वो इन्होंने बनाई है। सही। यानी कसाम ब्रिगेड को बनाने का अगर किसी शख्स को के जहन में खाका था तो वो ये थे। मतलब इनकी ये इंपॉर्टेंस है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बड़ी अहम शख्सियत हैं जो सामने बैठे हैं, और ये जो हैं ये फाइटर हैं, मतलब एक जंगजू। मतलब 2 दफ़ा आप सोचें ना कि 2 दफ़ा इसराइल की कैसे निकल के आए हो कई सालों के बाद, और फिर उसके बाद बैठे हो सैयद हसनुल्लाह के सामने। तो ये बड़े अच्छा, ये जो यहाँ पे इनकी मीटिंग हुई है तीनों की, हमास और हिजबुल्लाह और साथ उसके और इनकी क़यादत इस्माइल हानिया जो हैं वो गालिबन ये टर्की और कतर और इस तरफ मौजूद हैं। तो उनके जो नायब सरबरा यहाँ पे हैं। ऐसे मौक़ों पे ये होता है कि क़यादत सारी एक जगह पे ना हो, तो हमास के सरबरा एक तरफ हैं, वो दूसरे बैठ गए। तो ये पिक्चर कब मीटिंग हुई, क्या हुआ, वो सारा देख दाख के उन्होंने फिर उसको जारी किया। लेकिन मैं जो ये बात कर रहा था ना कि अब क्या वहाँ पे सोच कि अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। यानी ये वो हमास, उस हमास के नायब सदर हैं जो हमास जिसके ऊपर वहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है, और जिनके पास 220 कैदी हैं अभी भी, और जो कि गज़ा में मौजूद है।
ये महमूद अब्बास नहीं है, यानी इसमें फतह की नुमाइंदगी नहीं है। सही। ये जो टनल्स हैं ना, ये जो सुरंगें हैं जी, मैं इन सुरंगों के हवाले से आपको ज़रा एक बात बताऊं। ये सुरंगें जो अगर हम उसको देखें, ये और इसको हम ज़रा थोड़ा सा इसको वाइड करके मैं इन ये आपको, ये कोई अगर इनकी जो लंबाई है ना, अगर इनकी यानी हम अगर इसको देख सकते हैं थोड़ा सा, अगर हम हमारी टीम थोड़ा सा कॉपरेट करे तो उसको विजुअल को बढ़ा, ये जो है इनकी जो लंबाई है ना, ये वेपन्स हैं। अच्छा, ये जो है ये और ये एक्सप्लोजिव्स हैं। सही। ठीक है। अच्छा, ये इनकी जो लंबाई है वो कोई 800 किलोमीटर के करीब है। 800 किलोमीटर तक ये ऐसे, मतलब ये एक, आप समझ लें कि ये एक गुच्छा है, एक ये बिल्कुल, यानी आप एक तरफ से इधर कैसे जाना है, किधर क्या क्या, और ये जो है इधर ही आप यहीं पे खाने पीने का सामान, इधर ही किचन बने हुए हैं, इधर ही जो है ये रोशनी कहाँ से आएगी, हवा कहाँ से आएगी, नीचे कैसे होगा, कैदियों को कहाँ रखना है, ये डिगिंग टूल्स अगर गिर जाएं पत्थर वत्थर तो ये पेंट, ये सामान, ये खुदाई का सामान सारा रखा हुआ है। और ये जो है ये ज़ाहिर है कि ये कोई मेरा ख्याल है कि 70 मीटर तक नीचे चली जाती हैं। अपनी जो मैक्सिमम इनकी सुरंगें हैं ना, ये 70 मीटर तक चली जाती हैं नीचे। और ये जो है ये, अच्छा फिर ये हॉस्पिटल, अगर कोई ट्रीट करना हो तो हॉस्पिटल हैं, फिर अगर कहीं पत्थर गिर जाए तो कैसे उठाना है, इलेक्ट्रिसिटी आगे पीछे दाएं, ये इनका छोटा, ये इस सुरंग का कमांड सेंटर है। ये ज़रा बड़ा करके मैंने अपनी टीम से रिक्वेस्ट की थी कि इसको थोड़ा सा कोऑपरेट करें। तो ये जो जगह है ना, ये इनका कमांड सेंटर है। और ये आप देखें कि ये यहाँ पे रेस्ट वगैरह करने के लिए, यहाँ पे इनके जो लोग हैं हमास के, वो रेस्ट, ये है असल जो इशू है ना कि ये, अच्छा और ये बना कैसे, अच्छा ये फिर इनके सामान वगैरह एक्सप्लोजिव्स हैं। और ये बड़ा ख़तरनाक है क्योंकि इसको अगर आप इसको कोई ऐसा आदमी टच करे, दाखिल हो, ये वेपन्स हैं लेटेस्ट, और ये अंदर नीचे फ़ाइट अगर होनी हो तो कैसे। और आप लाइटिंग देखें सिर्फ कि ये नीचे लाइटिंग भी है और यहाँ पर हवा भी आ रही है, ठीक है, और एक्सप्लोजिव्स भी हैं, और ये पूरी मेट्रो है, ये पूरी मेट्रो है। यानी एक तरह से जैसे वो अंडरग्राउंड का आप लंदन का नक्शा देखेंगे ना, तो वो आपको ये ट्रेन इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, ये कमांड सेंटर, ये यहाँ कमांड सेंटर है, ये यहाँ से ये कोऑर्डिनेशन इनकी होती है। और ये मुख्तलिफ बहुत सारे, ये मतलब एक तब्दील भी इसको करते रहते हैं, और ये सारा। और फिर उसके बाद जो है वो एक जगह ऐसी भी है, ये तो चंद ऐसी जगहों पे जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ, जो काफ़ी ऐसी जगहों पे इतने सालों में जो देखी हैं जो बड़ी मेमोरेबल हैं। लेकिन उसके बाद जो एक जगह है जहाँ पे इनके शेख अहमद यासीन और इनके जो शहदा हैं, ये उनके बस गुजारिश है, प्रोडक्शन टीम ताउन करेगी ना तो हाँ, तो हम इसको देख सकेंगे। ये इनकी शहदा की जहाँ तदफीन होती है, ये वो जगह है। सही। अच्छा, यहाँ पर भी अलाउ नहीं किया। ये पीछे जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, बिलबोर्ड से हैं ये, यानी ये उनकी एक तरह से बिलबोर्ड्स हैं, नीचे उनकी जो है वो कब्रें हैं। और इसमें जो है वो यहाँ पे जो ख़वातीन हैं, जो शेख अहमद यासीन, उनकी वालदा, उनके जो मुख्तलिफ लोग हैं, वो उनकी तस्वीर, तो ये एक ख़ास जगह है जो कि एक आप समझ लें इसको भी वो इतना सिक्योर करते हैं इस जगह, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉम्बिंग ना हो और यहाँ पर कोई हमले ना हो और ये ना हो, ठीक है। तो ये एक ख़ास इनकी जगह है जहाँ पे मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। और ये मुख्तलिफ जो कब्रें हैं उसके पीछे इन्होंने ये जैसे एक वो उनके तस्वीर भी लगाई हुई हैं, या ये है तस्वीर हैं ज़्यादातर आप देखें तो ये जो हमास के लोग हैं या हिजबुल्लाह के, उनकी तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। अच्छा, अब ये इनकी जो, अब आप ये देखें कि ये उस इलाके में काम हो रहा है जहाँ बैंक नहीं है, ये उस इलाके में काम हो रहा है जहाँ पर पाबंदियाँ क्या, जहाँ पर मतलब जो मोस्ट वांटेड जगह हैं, लेकिन आप देखें यहाँ पे काम तो हो रहा है। अब वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हुआ है, या वो क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, या वो कैसे हुआ है, वो क्या हुआ है, इतने सालों में हो तो गया है।
और ये जो सड़कें हैं ये उस तरफ जब मैं जा रहा था तो मैंने ये कुछ अपनी वीडियोस बनाई वहाँ पे उस इलाके में, और जाहिर है कि वो नहीं हर एक को अलाउ भी नहीं करते क्योंकि इनके अपना अपना जो नेटवर्क है जो बड़ा मतलब ये देख रहे होते हैं कि ये अच्छा डॉक्टर शायद आया तो फिर वो किससे मिला है, किधर गया है, क्या किया है, क्या उसको अलाउ, उसको इतना भी अलाउ करना है कि वो आइंदा आए। जब मैं इनकी क़यादत से मिला था इनके इसी जगह पे जहाँ पर ये ऑफिस है, तो यहाँ पर मैं गया था, मेरे साथ वॉशिंगटन पोस्ट के और न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी लोग थे। तो ये वही जगह है, ये तो हिजबुल्लाह की रहनुमाओं के साथ जब मेरी बात हुई थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो ये इन्होंने मुझे बताई थी स्ट्रेटजी कि आगे पीछे हमारा क्या, जाहिर है सारी तो नहीं लेकिन जो भी बात हो सकती थी। मैं आपको एक बात सिर्फ ये बताऊं, ये और मैंने कल भी बात की थी ना कि वो जब सामने हसन नसरुल्लाह आते हैं ना तो कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई मामला ज़्यादा आगे की तरफ जाता है। ये पुरानी फुटेज, ये मैं उस वक्त की नहीं दिखा रहा जब मैंने वॉर कवर की थी 2006 की, ये मैं हालिया फुटेज है ये, यानी कुछ साल पहले की, एक दो साल पहले की। तो ये जो है मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो ये मीटिंग है, इस मीटिंग में गालिबन ये बात डिस्कस हुई है कि एक आध कोई मिसाइल हिजबुल्लाह फायर कर दे। हिजबुल्लाह जो है वो एक आध, क्योंकि इसराइल की तरफ से सीरिया में तो ये बात डिस्कस हुई है कि क्या हिजबुल्लाह प्रॉपर मिसाइल फायर करे, क्योंकि आज जो है वो हमास ने एक रॉकेट फायर किया है जो बिल्कुल जनूबी लेबनान पे तक गया है। एतिलात की जो एक है ना बिल्कुल नीचे साउथ में जो बंदरगाह है, यानी हाइफा नहीं, ऊपर नहीं, जो बिल्कुल नीचे साउथ में बहर अहमर, मेडिटेरियन नहीं, रेड सी, तो वहाँ तक वो आया है रॉकेट। अब इन्होंने ये डिस्कस किया है कि क्या हमें रॉकेट फायर करना चाहिए इस मरहले पे, एक हम कर दें और तल अवीव पे, या अभी क्योंकि एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि ये, और वो हिजबुल्लाह पे ज़्यादा हो रहा है। हमास कह रही है कि अभी आप ठहर जाएं, हम खुद लड़ रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह जो है उसको ड्यू टू सम रीजंस इसराइल इंगेज करना चाह रहा है कि वहाँ पर इसराइल कह रहा है कि फ्रंट खुले, वो मतलब एक वहाँ पे जो शुमाली बॉर्डर है वहाँ पे तलखी चल रही है। अच्छा, इसी दौरान जो तैयब अर्दोगन है, ये ज़हन में रखें कि हमास की जो लीडरशिप है उसके पास खामोशी के साथ 2 या 3 मुल्कों के अरब मुल्कों के पासपोर्ट्स हैं, अरब और मुल्क भी हैं और नॉन अरब इस्लामी मुल्क भी हैं, तो वो हर वक्त एक पासपोर्ट पर ट्रैवल नहीं करते, कई दफ़ा वो पासपोर्ट्स के बगैर भी ट्रैवल करते हैं। कई अरब ममालिक जो ओपनली उनको सपोर्ट नहीं करते वो उनको खामोशी से सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि मतलब ये नहीं है कि जी वो यही नाम होगा तो ये पासपोर्ट होगा तो इमिग्रेशन की लाइन में खड़े होंगे, तो ऐसे नहीं है, ठीक है। इनका जो अपनी मूवमेंट है उसका तरीका, क्योंकि मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी ना कि ईरान कहाँ है और हिजबुल्लाह कहाँ है, तो इनका कम्युनिकेशन कैसे उस वक्त होता था जब अमेरिकन इराक़ में बैठे हुए थे। तो बहरहाल ये इनका जो कम्युनिकेशन है वो आपस में रहा और स्ट्रॉन्ग रहा। अब जो तैयब अर्दोगन है, तैयब अर्दोगन ने आज ये जो बात की है, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट से ख़िताब करते हुए कि हमास जो है वो दहशतगर्द तंजीम नहीं बल्कि मुजाहिदीन है। उन्होंने कहा है कि हमास मुजाहिदीन है, और उनका ये जो कहना है कि हमास जो है वो मुजाहिदीन, ये राइटर्स 15 स्लाइड अगर हम दिखा दें यहाँ पे तो ये उनको हम कोट कर दें ताकि, क्योंकि एग्जैक्ट उनका यही है कि नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही उन्होंने, अच्छा यानी इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने एक पोजीशन ले ली अपनी। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस पर रिएक्ट किया है, ज़ोलमी इसराइल में अर्दोगन सेज के हमास नॉट टेररिस्ट बट मुजाहिदीन डिफेंडिंग देयर लैंड्स। और वो अर्दोगन का, शायद तैयब अर्दोगन का कोई प्लान था कि मैं मीडिएट करूँगा, इसराइल जाऊँगा, वो कैंसिल कर दिया। यानी तैयब अर्दोगन ने एक साइड ले ली फॉर एवर एक साइड, एक पोजीशनिंग होती है ना, एक होती है कि आप बस एक पोजीशन ले लेते हैं, आप कहते हैं कि नहीं इसको भी करना है, इसको भी करना है, यूं भी दाएं भी। तो तैयब अर्दोगन ने पोजीशन ले ली कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही मुजाहिदीन है जो अपनी लैंड के लिए लड़ रहे हैं। यह हमास के ऊपर उनका एक पॉलिसी बयान है। सही। और तो अब मुझे बताएं कि यानी इसराइल के इस पूरे गेम में से अब वो एक पार्टी है कि वो मतलब हमास के साथ खड़े हैं और हमास को वो मुजाहिद समझते हैं। उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने रगेद के रख दिया है तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को, और जब वो रगेद रहे थे तो कतर में थे, कतर के वज़ीर ख़ारजा के साथ। और जो इसी दौरान एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कॉल हुई है
मैं इस कॉल को इसलिए इम्पोर्टेंट समझ रहा हूँ क्योंकि ये कॉल जो है ये प्रेसिडेंट बाइडन को हुई है और ये सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से हुई है कि इसराइल की जाहिरियत रुकवाएं। सही, फुल स्टॉप, पीरियड। इसराइल की जाहिरियत को रुकवाएं अमेरिका को। ये मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सऊदी अरेबिया की स्टेटमेंट गई है कि इसको रुकवाएं। इसी दौरान जो है वो जॉर्डन के वो मैक्रोन जो है वो जॉर्डन गए हैं, वो कहीं दरमियान में आगे भी, क्योंकि इसमें पावर्स ऐसी आ गई हैं कि ये जो लोग मीडिएट करने वाले हैं ये भी अपनी ये ख़त्म होती दे रहे। कतर ने वो पुशिंग ली कि भाई हम यरगमालियों को छुड़ाते हैं, साथ ही कतर ने सख्त बयान दिया, अमीर कतर ने जी। और आज कतर ने दोबारा कहा है कि ये इनकी आप रुकवाएं सारा तमाशा जो इन्होंने बनाया हुआ है इसराइल ने, लेकिन और उसके नतीजे में हम 50 या 40 या 50 और लोगों को हमास ने हमसे कहा कि हम रिहा करेंगे। इसराइल के अंदर अभी ये बात हो गई है कि मैं एक बात आपको हैरान कौन बताऊं, तो आप हैरान हो जाएंगी बात सुन के। उनके जिम्मेदार लोग जो हैं इसराइल के, उन्होंने ये आ जाएगी एक दिन में खबर, उन्होंने कहा है कि हमास ने पॉइजन कर दी है हमारे यरगमालियों को जो ये बाहर आके उनकी तारीफें कर रहे हैं। उन्होंने कोई जादू किया है या कोई जहर दिया है। ये उनके जो ज्यूज़ हैं, मैं तो पहले तो मैं समझा कि मजाक कर रहे हैं शायद, उन्होंने कहा नहीं, वो कह रहे हैं कि इन पे कुछ जादू हुआ है या इनको कुछ खिला दिया गया है जिसके नतीजे में ये बाहर आके कह रहे हैं कि हमास ने तो बड़ी अच्छी हमारी, तो ऐसा ना हो कि बाकी भी छूटे तो वो कहें कि वो तो बड़े अच्छे मेज़बान थे और तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, बमबारी कर रहे हो वहाँ पे। तो ठीक है, ये जो वो पुराना उस इलाके के जादू था ना, मिस्र का जादू और ये उस फ़लस्तीन में जादूगर वगैरह, वो उसको उस तरह से ले रहे हैं कि उन्होंने बाहर आके जो तारीफ की है वो कैसे की है। बड़ी अजीब व गरीब सी बातें हैं, मगर ये हैं जो इस वक्त हो रही हैं ग्राउंड पे। वहाँ पे आप लोकल मीडिया भी अगर आप इसराइल का सुनेंगे तो वहाँ पर ये बातें हो रही हैं। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, नाज़रीन वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मफाहमत मुमकिन है, एक अंडरस्टैंडिंग, मफाहमत नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है कि फैसला तो मियां नवाज शरीफ साहब ने ही करना है। इसके बारे में मुस्लिम लीग नून का कहना ये है कि हम पे कोई दबाव नहीं है, लेकिन यह है कि वो चाहेंगे, उनका जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो कहते हैं कि मियां साहब की ख्वाहिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ लेके चलें। लेकिन फिर मेरा सवाल उसमें यह था कि फिर वो 2/3 कैसे आएगी, 2/3, और फिर उसमें अपोजिशन में कौन होगा, मतलब अपोजिशन में पीपल्स पार्टी होगी या तहरीक ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, या इस्तेकाम पाकिस्तान अगर वहाँ मिल जाती है तो फिर 2/3 मियाँ साहब की होगी, या पीपल्स पार्टी वहाँ मिलेगी तो होगी। तो ये अभी तक ये जो जुज़ियात हैं ये तय नहीं हुई, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब बकौल जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि फ़ैसला मियां साहब ने इसका आने वाले चंद दिनों के अंदर, वो कह रहे हैं कि तनकीद वगैरह भी पीपल्स पार्टी की कम हो जाएगी ग्रेजुअली, क्योंकि मियां साहब जो हैं वो इलेक्शंस के लिए तैयार हैं ज़हनी तौर पे कि वो, और तभी वापस आए वो कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो जाए और वो उसका। अब ये 2 तारीख को, पहली और 2 तारीख को 2 इंटरेस्टिंग केसेस लगे हुए हैं। एक तो यह है कि फैज़ाबाद धरने पे अमल दरामद, फैसला तो हो चुका, अमल दरामद के लिए अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि जी ऐसा है कि पिटीशन वगैरह तो वापस ले ली थी सब ने जी, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा था जी आप हमें 2 महीने दे दें। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं 2 महीने नहीं, अब 1 महीने बाद आके आप हमें, उन्होंने कहा जी हम अमल दरामद रिपोर्ट आपको जमा करवा देंगे उस फैज़ाबाद धरने फैसले की, तो अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवानी है उन्होंने 1 तारीख तक, तो उसके बाद फ़ौरन ही बाद 2 या 3 को मुकदमा लगा, केस लगा हुआ है। और इसी तरह से वो 90 दिन के इलेक्शन का भी केस आ रहा है कि अब 90 दिन के इलेक्शन पे 2-3 इश्यूज़ हैं, एक इलेक्शन कमीशन, एक सदर का ऐलान, और एक जो है वो जो 14 मई का फ़ैसला उमर रज़ा बंदयाल कर गए थे, तो ये अब क्या फ़ैसला करेंगे फ़ाइज़ साहब, ये भी देखना है, और ये किस तरह से सबको, यानी कि भाई मतलब एक
हतमी फैसला तो ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, लेकिन ये कि चीज़ें चूँकि उलझी हुई हैं बहुत ज़्यादा, तो वो फिर आगे किस तरह मूव करना है ये सारा फैसला जो है आने वाले दिनों में होगा। लेकिन उसके साथ ही इसमें मैंने आपसे कहना इफ्स एंड बट्स बहुत हैं इसमें अभी, क्योंकि खित्ते के हालात, ये हिजान मुल्क के अंदर एक तो चीज़ ये हुई है ना कि थोड़ी सी नहीं काफ़ी सियासी तलखियों में कमी आ गई है। अब कम से कम मतलब है कि लोग मैच तो खैर क्या देखना है, वो भी अपनी जगह स्यापा ही पड़ा हुआ है जो मैच गलत मैंने बात कर दी। लेकिन ये है कि चलें लोग कोई कार्टून वार्टून देख रहे हैं, कोई और देख रहे हैं, कोई ये प्रोग्राम ही देख रहे हैं, चलें कोई देख रहे हो, कोई और कुछ ड्रामे देख रहे हैं टीवी पे, कुछ और देख रहे हैं, तो हर वक्त कम से कम वो जो एक बहुत तलखी आ गई थी सियासत में वो कम से कम नहीं है। दूसरा ये कि लोग परेशान हैं, उदास हैं। एक तो अपने लोगों के मसाइल बहुत हैं, महंगाई और ये सारा। दूसरा ये जो गज़ा के अंदर हो रहा है, तो वो ये मनाजिर भी मतलब आप कर कुछ ना भी सकें, लेकिन ये कि ये एक इश्यूज़ तो हैं। इंडिया जो है उनसे हम तो एक बस बात कर सकते हैं, वो पता नहीं बात पहुंचती भी या नहीं पहुंचती। वो ये है कि एक मुलाकात बड़ी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। अगर हम उसे कहें ना कि कोई दिहाइयों के अंदर कोई इम्पोर्टेंट मुलाकात अगर एक हुई है, तो वो भूटान और चाइना के दरमियान मुलाकात हो रही है। और इसमें अगर आप ये देखिए, मुझे नहीं पता कि इंडिया इस वक्त इंडिया कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं, जयशंकर जी कैसे देख रहे हैं ये क्या, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है। ये जो मुलाकात है ना, और इसका आप अगर उनका अलामिया भी देखें, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो आया है, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, अगर हमारे पास स्लाइड हो तो दिखा दीजिएगा। तो वो ये जो मुलाकात हो रही है भूटान की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूटान के ये वांग डी मीट्स विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ भूटान डॉक्टर तंदी दोरची, ये हुई है मुलाकात 23 तारीख को। अच्छा, इसके मुलाकात के बाद फिर दूसरी मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन मुलाकातों में सबसे अहम बात हुई है तो जिसको आज इंडिया के काफ़ी अखबारों ने कोट तो किया है, लेकिन ये इसको ज़रा इंडिया देखे। मुझे नहीं पता कि क्या इंडिया के ब्लॉक में क्या सिचुएशन है इस वक्त, लेकिन ये जो 36वीं स्लाइड है ना द हिंदू की, कि भूटान एंड चाइना वांट डील ऑन बाउंड्री सून, और ये जो है ये और फिर दक्कन हेरल्ड भी कह रहा है 37 इंडिया ऑन अलर्ट। अच्छा ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए इंडिया को अलर्ट, एज भूटान एंड चाइना टॉक अबाउट सेटलिंग बॉर्डर रो एंड एस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक टाइज। ये जो भूटान है ना, ये जो चेयरमैन माओ की 5 फिंगर्स थी ना, जो 5 फिंगर्स उन्होंने कहा था कि ये तिब्बत की 5 फिंगर्स हैं हमारी, उनमें सिक्किम, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, उसमें भूटान भी है, भूटान उसमें से एक है, ठीक है। वो अगर आप मैप देखें तो उसमें जो 5 फिंगर्स का वो कहते हैं कि ये तिब्बत की 5 फिंगर्स हैं, तो ये जो है ये 5 फिंगर्स में से एक जो फिंगर है वो जो है वो, और ये 1984 से इनकी बातचीत चलना शुरू हुई थी। ये 25वां राउंड कहीं जाके कामयाब हुआ है, ठीक है। 25वां राउंड कहीं जाके कामयाब हुआ है भूटान का। भूटान जो है उसकी पोजीशनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। भूटान एक मुल्क है, लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन भूटान जो है वो अपनी खारजा पॉलिसी खुद नहीं बना सकता। उसके साथ इंडिया ने एक मुआहदा किया हुआ है कि आपकी जो खारजा पॉलिसी है वो इंडिया तय करेगा। तो इसलिए ये भूटान के जो वज़ीर ख़ारजा मिले हैं उनके साथ, ये 5 फिंगर्स हैं ना, तो ये जो वो मिले हैं भूटान के वज़ीर ख़ारजा चाइना के वज़ीर ख़ारजा से, इसकी इम्पोर्टेंस ये कि भूटान के सफारती ताल्लुकात ही नहीं है चाइना से, भूटान के सफारती ताल्लुकात नहीं है। और सफारती ताल्लुकात इसलिए नहीं है कि इंडिया कंट्रोल करता है भूटान के सफारती मामलात को, तो भूटान अब उनका अपने मामलात बाउंड्रीज़ के तय कर रहा है, अपनी सरहदी तनाज़ात जो 14 मुल्क हैं जिनके साथ उनकी चाइना की सरहदें ज़मीनी जो लैंड पे जो नेबर्स हैं वो 14 मुल्क हैं, ठीक है। उनमें से 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके साथ सरहदी तनाज़े हैं, बाकी के साथ तो साउथ चाइना सी वगैरह छोड़ दें। 14 मुल्कों के साथ जो उनकी सरहदें लगती हैं चाइना की, एक उनमें भूटान है और एक इंडिया है। तो भूटान के साथ मामला तय होने जा रहे हैं, तो इंडिया रह जाएगा पीछे कि इंडिया इसको ज़रा, और ये डोकलाम क्राइसिस के बाद इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई थी, और ये अब इनका मामला तय हो गया है तकरीबन। इंडिया खामोश है, मुझे नहीं पता क्यों खामोश है, ना एहतजाज है ना कोई बात है, और बिल्कुल एक खामोशी छाई हुई है। ये स्ट्रेटेजिक हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूटान अगर चाइना के साथ चला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आगे की भी बात होगी। चाइना के वज़ीर ख़ारजा अमेरिका
मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोन बाइडन को, ये अक़वाम मुत्तहिदा के पीछे लग गए हैं इसराइल के लोग। और ये अच्छा, ये एक और मैं आज उसको सोच रहा था कि उसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे दिखाऊँ, मुझे समझ में नहीं आया। वो कह रहे हैं कि जितने लोग शहीद हो रहे हैं ना, इनकी रूहें शायद अंदर जा रही हैं उन लोगों के हॉस्टेजेस के, और वो बाहर आके उनकी ज़बान बोल रहे हैं। अजीब से इनके आप बातें सुने ना इस वक्त, जो कुछ इसराइल का मीडिया जो है वो भी बिल्कुल ही सठा गया है, बिल्कुल अजीब व गरीब बातें हो रही हैं। वो ख़वातीन ने जो कहा है कि हमारे साथ अच्छा सलूक हो, तो वो इनको अब ये अक़वाम मुत्तहिदा के पीछे लगे। अक़वाम मुत्तहिदा को, ये नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा को भी अगर आप हटा देंगे, कतर को भी, तुर्की को भी, अमेरिका को भी, आगे पीछे दाएं बाएं, तो वो कैसे मामला चलेगा। तो ये जो है ये अच्छा, NBC ने रिपोर्ट फिर लिखी है, वही 35वीं स्लाइड, द मैनी रीजंस नेतन्याहू में बी डिलेइंग इन इसराइल ग्राउंड ऑफेंसिव। अब तो मजाक बन गया ना ग्राउंड ऑफेंसिव। और इंडिया ने अमेरिका ने नई ट्रक की बत्ती लगा दी है। ये बहुत बड़ी ट्रक की बत्ती, अजीम ट्रक की बत्ती है, इतनी बड़ी ट्रक की बत्ती। 34वीं स्लाइड, ये एक आप समझ लें कि ये बहुत बड़ी ट्रक की बत्ती है जो इसराइल को मैसेज दिया है अमेरिका ने कि आप उस वक्त ग्राउंड असॉल्ट ना करो जब तक हम ईरान से ना निपट लें पूरे खित्ते में। तो पहले हम जरा ईरान और उसकी प्रॉक्सीज को देख लें, सबको बारी बारी एक एक करके, फिर आपने ग्राउंड ऑफेंसिव करना है। वो उठक बैठक पे लगे नेतन्याहू। ये देखें आप जरा, आप इस आर्टिकल को पढ़ें, दोबारा एक स्लाइड दिखाइएगा प्लीज, एक चंद सेकंड। यानी आप इसको पढ़ें, सिर्फ इसकी आप हेडलाइन देखें तो आप सोचेंगे कि 1 मिनट हट जाए, ये नेतन्याहू के साथ ये कर क्या रहे हैं उसके साथ। सुने, यूएस मूव्स टू डेटर ईरान अहेड ऑफ इजराइल। तमाम जगह पे जब ईरान का और बाकी, ये अब तो ईरान नहीं है, अब तो तुर्की भी है, तो सऊदी अरब भी है, तो पाकिस्तान, सारा जो असर खत्म हो जाएगा तो फिर हम आपको इजाजत देंगे कि आप जमीनी हमला करें। तो ये एक तमाशा सा बन गया है। गुस्सा उतारे हैं अक़वाम मुत्तहिदा पे और बम आ रहे हैं, ये बॉम्बिंग कर रहे हैं मुसलसल। 7000 शहादतें हो गई हैं। और ये आज अगर लाइट वगैरह रात को चली गई, ईंधन बंद हो गया और लोग ये जो ज़ख्मी हैं, अब ज़ाहिर डॉक्टर्स अच्छा हिट कर रहे हैं, डॉक्टर्स को ना, डॉक्टर्स को और मीडिया को ज़्यादा हिट कर रहे हैं ताकि खबर बाहर ना जाए। तो उसके नतीजे में ये जो आज इजलास हुआ है, ये जंग फैल ना जाए कहीं। और इस वक्त चाइना के वज़ीर ख़ारजा का अमेरिका जाना, MBS का टेलीफोन करना बाइडन को, वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के को बुरा भला कहना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि अब देखें ना, 3 बादशाहों का बाइडन से मिलने से इनकार को मजाक तो नहीं है ना, कि आप किंग अब्दुल्ला और सीसी और महमूद अब्बास कह रहे हैं कि आप ना आए ओमान, हम आपसे मिलना नहीं चाह रहे। ये कोई छोटा वाक़या नहीं है, ठीक है। तो बात ये है कि ये खत्ते में काफ़ी इस वक्त शोले भड़क रहे हैं। अब देखें ये किस तरह बुझते हैं, अल्लाह करे कि अच्छी खबर आए वहाँ से। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।